ऑडियो 5। वहाँ एस्किमो जाति के मनुष्य तथा कुत्ते, हिरन, रीछ जैसे प्राणी पाए जाते हैं, पर दक्षिण ध्रुव पर पेंगुइन और बिना पंख वाले मच्छर के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं है। इस क्षेत्र में रात धीरे धीरे आती है और सूर्य बहुत कम समय तक निकलता है। फिर भी उसके अस्त होते समय की लालिमा देर तक छाई रहती है। रात्रि बहुत लंबी होती है। उसमें उत्तर दिशा में ही थोड़ी सी प्रकाश आभा दिख पड़ती है। सूर्य किरणों के विचित्र मोड़ मरोड़ के कारण इस क्षेत्र के आकाश में चित्र विचित्र दृश्य दिखते रहते हैं। कभी कभी सूर्य हरे रंग का दिख पड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की अपनी अपनी विचित्रताएं हैं जो अजनबी को हतप्रभ कर देने के लिए पर्याप्त हैं। कई वस्तुएं जमीन पर होते हुए भी अपने आकार से कई गुनी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और हवा में अधर में लटकी हुई प्रतीत होती हैं। कई बार बर्फ में, कई बार हवा में ऐसी नकली सूर्य चंद्र चमकने लगते हैं जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक जैसे प्रतीत होते हैं। उत्तरी ध्रुव में रातें सामान्य क्षेत्र के 20 दिनों के बराबर लंबी होती है। क्षितिज में सूर्य का दर्शन भी 16 दिन तक बना रहता है। चंद्रमा की रोशनी में सूर्य के प्रकाश की तरह काम हो सकता है। यह दृश्यमान ध्रुव हुए। इसके अतिरिक्त 2 अदृश्य ध्रुव भी हैं जिन्हें विद्युत चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। वे स्थान बदलते रहते हैं, जबकि दृश्यमान ध्रुवों का स्थान परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जब होता है तब धरातल को प्रभावित करता है। समुद्रीय भाग का कुछ अंश थल के रूप में उभरता और थलीय भाग पानी में डूबता देखा गया है। महाद्वीपों की स्थिति में इसी कारण परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ भाग बंटकर विलग हुए हैं और कुछ विलग खंडों को समीपता का लाभ मिलता है। वे जुड़कर एक हो गए हैं, किंतु विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के परिवर्तन से ऐसी भौगोलिक हेराफेरी नहीं होती। उनके कारण पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और प्राणियों का आंतरिक स्तर इस कारण बदलते हुए देखा गया है। नक्शे में दिखाए गए उत्तर दक्षिण ध्रुव भौगोलिक हैं। नारंगी की शक्ल वाली धरती के 2 सिरे गड्ढे एवं टीले जैसे हैं। यही सर्वविदित ध्रुव है। चुंबकीय ध्रुव इससे भिन्न होते हैं। इन दिनों चुंबकीय और भौगोलिक ध्रुव अति समीप होने के कारण उनकी संयुक्त स्थिति का परिचय हमें प्राप्त हो रहा है, पर सदा से ऐसा न था और सर्वदा ऐसा रहेगा भी नहीं। चुंबकीय ध्रुव अपना स्थान बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि वे घूमते घूमते एक दूसरे के स्थान तक पहुंच जाते हैं। पृथ्वी के आरंभिक दिनों वाला उत्तरी ध्रुव दक्षिण छोर पर आया है और दक्षिण वाले ने उत्तर वाले के स्थान पर अधिकार कर लिया है। अनुमान है कि अब से 2000 वर्ष बाद सन 4000 में यह ध्रुव परिवर्तन की एक परिधि पूरी कर लेगा। इस अवधि में 1 या 2 शताब्दियों का समय ऐसा भी गुजरेगा जिसमें पृथ्वी की सामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बेतरह घट बढ़ होने के कारण भयानक उथल पुथल होगी। चुंबकीय परिवर्तनों के अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। उस कारण न केवल शीत ग्रीष्म की स्थिति में भयानक परिवर्तन हो सकते हैं, वरन प्राणियों की नस्लें भी बदल सकती हैं। भूतकाल में कितने ही हिमयुग आए हैं और सर्दी की अधिकता और बर्फ की भरमार से प्राणियों की जान बचना कठिन हो गया है। जिनकी सूझबूझ काम दे गई या जिन्हें आत्मरक्षा के साधन मिल गए, मात्र वे ही जीवित रह सके। इसी प्रकार ग्रीष्म युग में ध्रुवों की बर्फ पिघलने से समुद्र की सतह ऊपर उठी है और कितने ही महाद्वीपों को उद्रस्त करने के साथ साथ ही नए द्वीपों का नीचे से ऊपर उछलने का उपक्रम बना है। इस प्रकार धरातल और समुद्र के स्थानों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते रहे हैं। यह सब पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता में व्यतिरेक उत्पन्न होने के कारण होता रहा है। इसका मूलभूत कारण ध्रुवों का स्थान बदलते रहना ही है।
ध्रुवों का असाधारण परिवर्तन अब से 90 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय की समुद्री तलछट निकालकर नील उपडाइक जैसे मूर्धन्य शोधकर्ताओं ने जाना है कि इस चुंबकीय व्यतिरेक के कारण समुद्र क्षेत्र में रेडियोलारिया नामक एक जीव कोश अचानक ही उपज पड़ा। साथ ही पूर्ववर्ती कितने ही जीवन घटकों का लोप हो गया, कितनों में ही आनुवांशिक परिवर्तन हुए और पुरानी शक्ल सूरतों में भारी उलटपुलट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि धरती की चुंबकीय दुर्बलता देखकर आकाश से कॉस्मिक किरणें उतर पड़ी और उनके प्रभाव से प्राणियों की नस्लें तथा पदार्थों की विशेषताओं में असाधारण व्यतिरेक उत्पन्न हुआ। कितने ही छोटी जाति के प्राणी बहुत बड़े आकार के हो गए और कितने ही विशालकाय होने पर उस बोझ से आत्मरक्षा न कर सके और सदा के लिए समाप्त हो गए। कितनों की जातियों का तो पूरी तरह रूपांतरण ही हो गया। ध्रुवों की स्थिति का पर्यवेक्षण करने पर कई तथ्य सामने आते हैं। उनमें से एक यह है कि यहाँ कोई वस्तु स्थिर नहीं। दूसरा यह कि मानवीय पुरुषार्थ का अत्यधिक महत्व होते हुए भी यह सर्वशक्तिमान नहीं है। उसे भी न केवल धरातल की वरन ब्रह्मांडीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होना पड़ता है। इन तथ्यों का निष्कर्ष यह निकलता है कि हम न केवल परिवर्तनों का सामना करने की तैयारी रखें वरन यह भी सोचें कि जानकारियां जो हस्तगत हैं वे पूर्ण नहीं हैं। उनमें क्रमिक विकास की दिशा में बढ़ते हुए पिछली मान्यताओं की अपेक्षा अधिक प्रमाणित जानकारियां प्राप्त होती रही हैं। अभी इसमें और भी सुधार की गुंजाइश रहेगी। अत्यधिक सत्य तक पहुंचने के लिए अभी बहुत समय धैर्य रखना पड़ेगा। साथ ही यह भी समझना होगा कि उपलब्ध जानकारियां न तो परिपूर्ण हैं और न स्थिर। इसलिए अपने मस्तिष्क के कपाट खुले रखें और अत्यधिक जानने की जिज्ञासा रखते हुए वर्तमान मान्यताओं को पत्थर की लकीर न मानें और न ही पूर्वाग्रहों से प्रभावित होकर भविष्य में सुधार की संभावनाओं से आंखें बंद कर लें। ध्रुवों के परिवर्तन क्रम को देखते हुए दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि इस हेर फेर के लिए बाधित करने वाली अंतर्ग्रही परिस्थितियों का महत्व कम नहीं है। हमारी स्वतंत्रता सीमित है, पुरुषार्थ पर भी सीमा बंधन है। भूलोक इस ब्रह्मांड परिवार का एक छोटा सा घटक और मनुष्य व्यापक प्राणी जगत का एक नगण्य सा सदस्य है। हमें अपनी मर्यादाएं समझनी चाहिए और पारिवारिकता के अनुबंधों को ध्यान में रखकर अपनी रीति नीति निर्धारित करनी चाहिए। अरस्तु के ब्रह्मांड का केंद्र अपनी पृथ्वी थी और अन्य सभी ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते थे। रोमन चर्च ने भी यही मान्यता अपना ली। बाद में जब गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन आदि ने उस मान्यता में परिवर्तन करने का प्रयास किया तो उन्हें पूर्व पंथियों के साथ लड़ाई मोल लेनी पड़ी और उत्पीड़न भरी प्रताड़ना सहनी पड़ी। इससे पूर्व अरस्तु की मान्यता को एक दूसरा खगोलवेत्ता एरिस्टियर्कस भी चुनौती दे चुका था। वह सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताता था और आकाश को जगमगाते तारों से सजी हुई चादर कहता था। अब न तो सूर्य ध्रुव केंद्र है और न महासूर्य जिसकी परिक्रमा में अपना सौर मंडल निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। महासूर्यों का समुदाय किसी अति सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। यह परिक्रमा क्रम अंततः कहाँ तक पहुँचता है कोई नहीं जानता। ध्रुव अंतर्ग्रही परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं तथा प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के पास सब कुछ अपना नहीं है। उपलब्ध वैभव के अधिकांश भाग तो उसे सूर्य से अनुदान रूप में प्राप्त हुआ है, किंतु बात इतने से ही समाप्त नहीं हो जाती। समूचा ब्रह्मांड पृथ्वी को कुछ न कुछ प्रदान करता है। वह साधारण भी होता है और असाधारण भी। यह पृथ्वी की ध्रुवों की सूझबूझ और
क्षमता पर निर्भर है कि वे उसमें से कितना आवश्यक उपयोगी समझते हैं और कितना ग्रहण कर सकने की पात्रता से संपन्न है। उत्तरी ध्रुव अंतर्ग्रही क्षेत्र के सिर का काम करता है। अन्न जल वायु जैसे आहार वही ग्रहण करता और पेट में धकेलता है। आंख कान नाक आदि बाह्य ज्ञान को मस्तिष्क गह्वर तक पहुंचाने का काम भी सिर का ही है। दोनों ही ध्रुव बेतुके बेडौल होते हुए भी ग्रहण विसर्जन का काम करते हैं। दक्षिण ध्रुव को गुदा मार्ग कहना चाहिए। पचने के उपरांत जो अनावश्यक मलबा कचरा शेष रह जाता है वह इसी मार्ग से अंतरिक्ष के खाई खंदक में ढकेल दिया जाता है। इस प्रकार हम अंतर्ग्रही परिस्थिति से सतत प्रभावित होते भी हैं और करते भी हैं। ध्रुव क्षेत्र की स्थिति इस ब्रह्मांड की भौतिक स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने और आदान प्रदान में समर्थ रहने की है। वह स्थिरता के पूर्वाग्रह अपनाने वालों को निरुत्साहित करती है और कहती है, इस परिवर्तनशील विश्व में हम हठवादी न बने, जिज्ञासु की तरह अधिक सही जानने की उत्सुकता बनाए रहें। साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि पृथ्वी समेत उसके समस्त जड़ चेतन निवासी किसी विशाल विश्व व्यवस्था के अनुशासन में बंधे हुए उपलब्ध स्वतंत्रता का इतना ही उपयोग करें जिससे विश्व अनुशासन में विग्रह और व्यतिरेक उत्पन्न न हो। ग्रहण का औचित्य है, वह उपलब्ध भी है, किंतु विसर्जन की बात को भूले नहीं। ध्रुव ग्रहण और विसर्जन में निरत रहकर ही अपने ग्रह लोक गोलक का संतुलन बनाए हुए हैं। हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां भी इसी विश्व व्यवस्था के अनुरूप बननी और गतिशील रहनी चाहिए। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। भौतिकी के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान चल रहे हैं एवं नए नए अनुसंधान सृष्टि में क्रियाशील मूल बलों तथा उनके एकीकरण संबंधी प्रतिपादनों पर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में एक कठिनाई यही आती है कि पदार्थ विज्ञान तक दृष्टि सीमित रखने वाले भौतिकविद पराभौतिकी पैराफिजिक्स के प्रतिपादनों को गले उतारने को तैयार नहीं है। देखा यह गया है कि ब्रह्मांड संबंधी आत्मिकी की मान्यताओं को यदि आज के अनुसंधानों से समन्वित किया जाता है तो कई सिद्धांत ऐसे जन्म लेते हैं जिन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जा सकता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाली यह प्रतिपाद्य सामग्री गणित के सिद्धांतों पर भी खरी उतरती है। एक भारतीय अणु वैज्ञानिक परमहंस तिवारी के अनुसार यह भौतिक संसार जो हम अंतरिक्ष में देखते हैं सब शून्य से बना है। डॉक्टर तिवारी का कहना है, यह ब्रह्मांड खाली खाली नहीं है वरन भार रहित लचीलेपन से युक्त इनकम्प्रेसिबल गतिशील तथा ऊर्जा से लबालब द्रव इसमें भरा हुआ है। इस द्रव द्वारा ही किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में खाली स्थान में से पदार्थों की रचना हुई है। श्री तिवारी द्वारा लिखित पुस्तकों स्पेस वॉर्टेक्स थ्योरी तथा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एम्प्टी स्पेस, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एम्प्टी स्पेस में इसका विस्तृत वर्णन है। श्री तिवारी ने गणित के माध्यम से सिद्ध करके बताया कि गतिशील द्रव जब प्रकाश की गति से चलता है तो छोटे छोटे छिद्र द्रव में पैदा हो जाते हैं। यही छिद्र परशून्य जो वास्तव में खाली हैं और 1/3 अरब मिलीमीटर व्यास के हैं। श्री तिवारी के अनुसार मूल बल बेसिक फोर्स की उत्पत्ति घूमते हुए ब्रह्मांडीय द्रव से हुई है। हमें ज्ञात गुरुत्वाकर्षण विद्युत चुंबकीय तथा नाभिकीय बल इस बेसिक फोर्स के ही कारण है। भौतिकी की सभी मूल
इक्वेशंस वोर्टेक्स थ्योरी के अनुसार प्रतिपादित की जा सकती है, जिसमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल है। एक और नया तथ्य ब्रह्मांड की इस शोध से उभर कर आया है। अब तक प्रकाश की गति को ही सर्वोपरि गति माना जाता रहा है। आइंस्टीन कहते थे इससे तीव्र गति नहीं हो सकती, पर अब ध्रुव कर्क निहारिका की गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए इस गतिशीलता का नया कीर्तिमान सामने आया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एल और डॉक्टर जोफे एंडीन ने इस निहारिका के विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की चल रही गतिशीलता को प्रति सेकेंड 5,95,200 मील नापा है, जो प्रकाश गति की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। इस निहारिका के मध्य एक छोटा सूर्य ऐसा पाया गया है कि जिसका तापमान अपने सूर्य से 100 गुना अधिक है। वह अपनी धुरी पर प्रति सेकेंड 33 बार परिक्रमा कर लेता है। यह भ्रमण गति भी अब तक की कल्पनाओं से बहुत आगे है। कार्ल सांगा जैसे कुछ साइंस फिक्शन लिखने वाले ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का विचार है कि अब शीघ्र ही वह दिन निकट आता चला आ रहा है जब अपनी आकाश गंगा के साथ जुड़े हुए ग्रह उससे छिटक कर दूर चले जाएंगे और अनंत अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगेंगे। इनका प्रभाव सौर परिवार पर ही नहीं, ग्रहों के साथ भ्रमण करने वाले उपग्रहों पर भी पड़ेगा और एक विशृंखल अराजकता की ऐसी बाढ़ आएगी कि सर्वत्र एकाकीपन दृष्टिगोचर होने लगेगा। पर अंतर्ग्रही आदान की श्रृंखला टूट जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हर नक्षत्र विविधताओं के कारण बनी हुई विशेषताओं और सुंदरताओं को खोकर अपने स्वरूप की तुच्छताओं से सीमाबद्ध, अपंग और कुरूप स्तर को ही प्राप्त होगा। लेकिन यह मात्र कल्पना ही है। विधेयात्मक चिंतन वाले वैज्ञानिकों का मत है कि अपने सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, 21 उपग्रह हैं और जो गिन लिए गए ऐसे 20,000 क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी अपनी अपनी कक्षा मर्यादाओं में निरंतर गतिशील रहने के कारण ही दीर्घ जीवन का आनंद ले रहे हैं। यदि वे व्यतिक्रम पर उतारू हुए होते तो इनमें से एक भी जीव न बचता। कब के वे परस्पर टकराकर चूर्ण विचूर्ण हो गए होते। इन 9 ग्रहों में से जो ग्रह सूर्य के जितना समीप है उसकी परिक्रमा गति उतनी ही तीव्र है। बुध सबसे समीप होने के कारण प्रति सेकंड 48 किलोमीटर की गति से चलता है और एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। पृथ्वी 1 सेकंड में 28.6 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 365.25 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। प्लूटो सबसे दूर है, वह सिर्फ 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 248.43 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। वास्तविकता यह है कि अपना सौर मंडल इतना व्यवस्थित, जीवित और गतिशील है कि वहां प्रत्येक ग्रह अपनी मर्यादाओं में चल रहा है और एक दूसरे के साथ अदृश्य बंधनों में बंधा हुआ है। यदि यह प्रकृति इन ग्रहों की न होती तो वह न जाने कब का बिखर गया होता और टूट फूट कर नष्ट हो गया होता। सौर परिवार अति विशाल है। सूर्य की गरिमा अद्भुत है। उसका वजन सौर परिवार के समस्त ग्रहों उपग्रहों के सम्मिलित वजन से लगभग 750 गुना अधिक है। सौर मंडल केवल विशाल ग्रह और उपग्रहों का ही सुसंपन्न परिवार नहीं है, उसमें छोटे और नगण्य समझे जाने वाले क्षुद्र ग्रहों का अस्तित्व भी अक्षुण्य है और उन्हें भी समान
सम्मान एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह क्षुद्र किस प्रकार बने? इस संबंध में वैज्ञानिकों का मत है कि दो समर्थ ग्रह परस्पर टकरा गए। टकराहट किसी को लाभान्वित नहीं होने देती, उसमें दोनों का ही विनाश होता है, विजेता का भी और उपविजेता का भी। यह विश्व सहयोग पर टिका हुआ है, संघर्ष पर नहीं। संघर्ष की उद्धत नीति अपनाकर बड़े समझे जाने वाले भी क्षुद्रता से पतित होते हैं। यह क्षुद्र ग्रह यह बताते रहते हैं कि हम कभी महान थे, पर संघर्ष के उद्धत आचरण ने हमें इस दुर्गति के गर्त में पटक दिया। मंगल और बृहस्पति के बीच करोड़ों मील खाली जगह में क्षुद्र ग्रहों की एक बहुत बड़ी सेना घूमती रहती है। सीरिपस, पलास, हाइडाल्गो, हर्मेस्ट, वेस्ट, इराल आदि बड़े हैं। छोटों को मिलाकर इनकी संख्या 44,000 आंकी गई है। इनमें कुछ 427 मील व्यास तक के बड़े हैं और कुछ 50 मील से भी कम। कहा जाता है कि कभी मंगल और बृहस्पति के बीच कोई ग्रह आपस में टकरा गए और उनका चूरा इन क्षुद्र ग्रहों के रूप में घूम रहा है। पर यह बात भी कुछ कम समझ में आती है, क्योंकि इन सारे क्षुद्र ग्रहों को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वह मसाला चंद्रमा से छोटा बैठेगा। दो ग्रहों के टूटने का इतना मलबा कैसे? कल्पना यह है कि सौर मंडल बनते समय का बचा खुचा फालतू मसाला इस तरह बिखरा पड़ा है और घूम रहा है। वैज्ञानिकों की एक कल्पना यह भी है कि प्रशांत महासागर की जमीन किसी खंड प्रलय के कारण उखड़ पड़ी है और उड़कर चांद बन गई। जहां से वह मिट्टी उखड़ी, वहां का गड्ढा समुद्र बन गया। वह उखड़ी हुई जमीन आकाश में मंडराने लगी और धरती का चक्कर काटती हुई चंद्रमा बन गई। इस प्रकार वह पृथ्वी का बेटा हुआ। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया है कि जिन दिनों पृथ्वी की सतह लाल अंगारे की तरह तप रही थी, उन दिनों वह घूमती भी तेजी से थी अपनी धुरी पर। तब वह एक चक्कर 3 घंटे में ही लगा लेती थी और आए दिन गर्म लावे के ज्वार भाटे जैसे भूकंप आते थे। उन्हीं दिनों कई विशालकाय उल्काएं धरती से टकराईं और कई समुद्र तथा झील सरोवर बन गए। स्थूल दृश्यमान इन पिंडों की चर्चा न भी करें तो भी हमारे समक्ष एक पहेली तो अब भी रह जाती है। वह है इस पोले आकाश में अवस्थित प्लाज्मा की। गैलेक्सी की व्याख्या करते हुए एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं कि 10 खरब नक्षत्रों के समुच्चय से विनिर्मित इसके केंद्रीय क्षेत्र में कणों का विघटन तेजी से होता है। तारों से अदृश्य कण निकलकर प्लाज्मा के रूप में पोले दिखने वाले आकाशीय क्षेत्र में फैल जाते हैं। इनके इस फैलाव से ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण आदि की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसे फैले हुए प्लाज्मा को आयनोस्फेरिक प्लाज्मा कहते हैं। आयनोस्फेरिक प्लाज्मा द्वारा कई तरह के क्षेत्र बनते हैं। आयनोस्फेरिक प्लाज्मा के रूप में फैले हुए ये कण ही विभिन्न विचारों, प्रक्रियाओं, घटनाओं, दृश्यों वाले हलचल पूर्ण जगत का कारण है तथा उसे प्रभावित, नियंत्रित करते हैं। लाखों वर्षों से आवारागर्दी करते करते ये कण भूल ही गए हैं कि वे कहाँ से आए हैं। ये भूले हुए कण ही कॉस्मिक कणों के रूप में पृथ्वी की ओर भी आते रहते हैं। इन कणों में उच्च गति वाले प्रोटॉन तथा कई तत्वों के परमाणु होते हैं। इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। वायुमंडल में इनके प्रवेश करते ही हलचल मच जाती है। इसी हलचल से एक्साइटेड एयर शावर्स, फैले हुए वायु शावरों का निर्माण होता है। पृथ्वी की स्थूल हलचल इस प्रकार इन अनेक स्वभाव तथा गुणों वाले
कणों के कारण ही होती है। 1959 में डॉक्टर मेघनाथ साहा ने अपनी खोजों से यह सिद्ध किया था कि सूर्य के प्लाज्मा में दृश्य जगत का हर तत्व विद्यमान है। उनका मत था कि लोगों को सूक्ष्म अस्तित्व में भी आत्मिक आनंद की सभी सामग्री बताई जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते। उनकी स्थूल दृष्टि में दृश्य जगत और स्थूल पदार्थ ही प्रसन्नता के मूल हैं, पर हमारी अनुभूतियां जितनी सूक्ष्म और विशाल होती जाती हैं, रस और आनंद के तत्व भी उसी अनुपात में असीम तृप्ति वाले बनते चले जाते हैं। इस भारतीय वैज्ञानिक से सम्मति व्यक्त करते हुए विज्ञानी हाइसेनबर्ग ने प्रतिपादन किया था कि अंतरिक्ष में अमुक स्थिति पर पहुंचने पर परमाणु पदार्थ न रहकर अपदार्थ में ऊर्जा में परिणत हो जाते हैं। पदार्थ सत्ता परिधि काल और रूप में ढांचे में बंधी है। मन सत्ता में अनुभूतियां, स्मृतियां, विचार और बिंब के रूप में व्याख्या होती है। इतना अंतर रहते हुए भी उन दोनों के बीच अत्यधिक घनिष्ठता है, यहाँ तक कि वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते वरन परस्पर रूपांतरित भी होते रहते हैं। इस तथ्य को नोबेल पुरस्कार विजेता यूजोन विग्नर ने और भी अधिक स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं कि वस्तुओं की हलचलों से चेतना ही प्रभावित होती है। वस्तु स्थिति यह है कि चेतना से पदार्थ भी प्रभावित होता है। गेटे ने कहा था कि ब्रह्मांडीय चेतना का अस्तित्व सिद्ध कर सकने योग्य ठोस आधार मौजूद हैं। रुडोल्फ स्टीनर ने अपने ग्रंथ में गेटे के प्रतिपादन को और भी अच्छी तरह सिद्ध करने के लिए आधार प्रस्तुत किए हैं। जीव विज्ञानी टॉमस हक्सले ने ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व और उसके कार्य क्षेत्र पर और भी अधिक प्रकाश डाला है। वे उसे जीवाणुओं में अपने ढंग से और परमाणुओं में अपने ढंग से काम करती हुई बताते हैं और भारतीय दर्शन की परा और अपरा प्रकृति को ब्रह्म पत्नी के रूप में प्रस्तुत करने वाली मान्यता के समीप ही जा पहुंचते हैं। आंखें कुछ भी देखती हो, मन कुछ भी करता हो, तथ्य कुछ और ही है। निकटवर्ती वस्तुएं बड़ी एवं महत्वपूर्ण लगती हैं और दूरी का फासला बढ़ने पर बड़ी वस्तु भी नगण्य जैसी लगने लगती है। उदाहरण के रूप में अपने चारों ओर फैले हुए ब्रह्मांड पर दृष्टि डालने और उसकी सत्ता का पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अत्यधिक विशालता भी दूरस्थ होने के कारण छोटी सी प्रतीत होने लगती है। पृथ्वी के अति निकट होने के कारण छोटा सा चंद्रमा भी इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उसे सूर्य के बाद दूसरे नंबर का ग्रह माना जाता है, जबकि वस्तुतः उस बेचारे का स्तर पृथ्वी के उपग्रह भर जितना है। खुली आंख से देखने पर विशालकाय तारे छोटे से लगते हैं और चंद्रमा तुलनात्मक दृष्टि से उपहासास्पद आकार जितना होते हुए भी रात्रि में चमकने वाला सबसे बड़ा ग्रह पिंड प्रतीत होता है। समस्त आकाशीय पिंडों में चंद्रमा हमारे सबसे सन्निकट है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 2.5 लाख मील से कुछ कम है। यदि 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक वायुयान शून्य में भी चल सकता हो तो हम एक माह में चंद्रलोक तक पहुंच सकते हैं। क्षेत्रफल में भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की अपेक्षा अत्यंत छोटा है। इसका व्यास लगभग 3160 मील है। चंद्रमा की तुलना यदि हम पृथ्वी से करें तो 49 चंद्रमा मिलकर एक पृथ्वी बना पाएंगे। भार की दृष्टि से पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुनी भारी है, अर्थात यदि तराजू के एक पलड़े पर पृथ्वी रखी जाए तो दूसरे पलड़े पर 81 चंद्रमा रखने पर उसका कुल भार एक पृथ्वी के बराबर होगा। पृथ्वी और चंद्रमा के पत्थरों में 5:3 का अनुपात है।
चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यंत कम है। पत्थरों के भार से यह अंदाज मिलता है। ऊपर से गिरने वाली वस्तु पृथ्वी पर जिस गति से गिरती है, चंद्रमा पर उसकी रफ्तार 6 गुनी कम हो जाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी पर कोई 1 मन वजन वाली वस्तु चंद्रमा पर पहुंचकर 6.25 सेर की रह जाएगी। चंद्रमा के संबंध में पूर्व संचित जानकारी और मान्यता से आधुनिक पर्यवेक्षण सर्वथा भिन्न है। वह निशानाथ एवं तारापति नहीं है, जैसा कि मान्यता के अनुसार उसका यशोगान होता रहता है। सौर मंडल के अन्य ग्रह विशालता की दृष्टि से पृथ्वी की तुलना में अत्यधिक बड़े हैं, किंतु वे दूर होने के कारण नगण्य जितने प्रतीत होते हैं। सत्य केवल वही नहीं है जो अब तक जाना जा चुका है अथवा जिसे हम जानते हैं। शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों के द्वारा दूरस्थ तारों के रेडियो सर्वेक्षण से उनके आकार, उत्पत्ति, विकास व विनाश चक्र में उनकी वर्तमान स्थिति, तापक्रम, गुरुत्वाकर्षण आदि का पता चलता है। इन्हीं की सहायता से सौर मंडल के 10वें ग्रह का पता चला है। 9वें ग्रह या प्लूटो के आगे इस 10वें ग्रह का द्रव्य पृथ्वी से 300 गुना है और यह सूर्य के चारों ओर हमारे 511 वर्षों में एक परिक्रमा पूरी करता है। इस ग्रह की सबसे विचित्र विशेषता यह है कि इसकी सूर्य परिक्रमा की दिशा अन्य 9 ग्रहों के एकदम विपरीत है। सौर मंडल की आधुनिकतम वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि समस्त ग्रहों में प्लूटो की दूरी सर्वाधिक है, लेकिन नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार नेपच्यून को सबसे दूरस्थ समझा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो और नेपच्यून दोनों अपनी कक्षा बदलते रहते हैं। यह आगे दौड़ पीछे दौड़ की प्रक्रिया आगामी 20 वर्षों तक निरंतर चलती रहेगी। इसके पश्चात प्लूटो अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाएगा। इन दोनों ग्रहों की इस तरह की विलक्षण गतिविधियां जनवरी 1969 से मार्च 1999 तक अनवरत चलती रहेंगी। इसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की विलक्षणता का एक अद्भुत उदाहरण कहा है। नेपच्यून को सूर्य की अंडाकार परिक्रमा करने में 164 वर्ष लगते हैं। ज्योतिर्विद श्री लॉवेल ने भविष्यवाणी की थी कि सूर्य से 4 अरब मील की दूरी पर नवा ग्रह भी हो सकता है जो सूर्य की परिक्रमा 284 वर्ष में पूरी करता है। इस अपूर्ण जानकारी को देकर सन 1916 में लॉवेल तो दुनिया छोड़कर चले गए। इसके 14 वर्ष बाद अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्लाइव टॉम्बफ ने प्लूटो नामक 9वें ग्रह को ब्रह्मांड से खोज निकाला। प्लूटो और सूर्य के मध्य दूरी 3 अरब 66 करोड़ 60 लाख मील है और 248 वर्ष में इसका परिक्रमा काल पूरा होता है, लेकिन इसका परिक्रमा पथ व्यवस्थित नजर नहीं आता। इन दोनों नए ग्रहों के उपरांत अब नए अन्य और ग्रहों की संभावना अपने सौर मंडल में मानी जाने लगी है, जो दूरी के कारण खुली आंखों से न दिखने पर भी विशालता के आधार काफी बड़े और महत्वपूर्ण हैं। निखिल ब्रह्मा की विशालता देखते हुए अपना सूर्य एक नन्हा सा टिमटिमाता हुआ तारा भर है। ब्रह्मांड में असंख्यों संसार अज्ञात तथा अनखोजे अस्तित्व में है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक JBS हेल्डन ने इस कल्पनातीत ब्रह्मांड के बारे में कहा,